अक्सर जब हम राजनीति की बात करते हैं तो सारा ध्यान चेहरों पर चला जाता है, कौन जीता कौन हारा। पर क्या हो अगर हम चेहरों से हटकर सिस्टम को देखें, आंकड़ों को समझें, जमीनी हकीकत को परखें। आज हम यही करने वाले हैं। मेरा काम है राजनीतिक रणनीति बनाना, और ये जो विश्लेषण है ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये एक सिस्टम को समझने और बेहतर बनाने का एक प्रयास है। तो चलिए हुयुलियांग के लिए एक डेटा ड्रिवन रास्ता तैयार करते हैं। तो आज हम चल रहे हैं अरुणाचल प्रदेश और वहां की ह्यूलियांग विधानसभा सीट। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये वो जमीन है जहां की हवा, जहां की मिट्टी, वहां के लोगों के फैसलों की, उनकी उम्मीदों की गवाही देती है। और किसी भी रणनीति का जो पहला कदम होता है वो यही है, उस जगह की आत्मा को समझना। इस विश्लेषण में हम 6 हिस्सों में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम हुलियांग की जमीन को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आंकड़े क्या कहानी सुनाते हैं। उसके बाद जो राजनीतिक बदलाव हुआ है उसकी वजहों को टटोलेंगे, फिर एक 4 आयामी रणनीति का खाका तैयार करेंगे, और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक चुनाव अभियान सिर्फ जीतने के लिए नहीं बल्कि बेहतर शासन देने का एक रास्ता बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, राजनीति की जमीन भी खेती जैसी ही है। कोई भी बीज बोने से पहले मिट्टी को समझना पड़ता है। नंबर्स, डेटा, वो सब जरूरी है, बिल्कुल, लेकिन उससे भी पहले हमें वहां के लोगों को, उनके समाज को, उनकी संस्कृति को समझना होगा। तो ये है हायुलियांग। ये एक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व सीट है। करीब 12,500 वोटर हैं यहाँ। यहाँ की पहचान है नोक्टे जनजाति, एक गौरवशाली समुदाय जिनकी जड़ें इस जमीन से बहुत गहरी जुड़ी हैं। जिंदगी बहुत सीधी सादी है, ज्यादातर खेती पर निर्भर, और इसीलिए उनकी जो चिंताएं हैं वो भी बहुत बुनियादी हैं। उनको क्या चाहिए? अच्छी सड़कें, ठीक ठाक अस्पताल, बच्चों के लिए स्कूल, और हाँ, नौजवानों के लिए काम। बस यही वो बातें हैं जो तय करती हैं कि यहाँ का वोटर किस तरफ जाएगा। तो ये तो हुई जमीन की बात। अब चलते हैं आंकड़ों की तरफ, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। वो किसी भी चुनाव क्षेत्र की पूरी कहानी बता देते हैं। लोगों ने क्या सोचा, क्या महसूस किया, और आखिर में बटन कौन सा दबाया, सब कुछ इन आंकड़ों में छुपा है। 2019 में ह्यूलियांग में कुल वोटर थे 12,275। अब ये संख्या सुनने में शायद बड़ी न लगे, लेकिन इसका मतलब समझिए, ये एक छोटा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ समाज है। यहां हर एक वोट मायने रखता है, हर वोट का वजन है। और फिर आता है वो आंकड़ा जो हैरान कर देता है, वोटर टर्नआउट 90.66%। सोचिए जरा, 90% से ज्यादा लोगों ने वोट डाला। ये नेशनल एवरेज से कहीं कहीं ज्यादा है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि हुलियांग के लोग राजनीति को लेकर कितने सजग हैं, कितने भावुक हैं। उनके लिए वोट देना सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स 2019 में जीत का अंतर था सिर्फ 1,332 वोट। सिर्फ 1,332। इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां का सियासी मुकाबला कितना करीबी है, कितना नाजुक। जरा सी भी चूक और पूरा खेल पलट सकता है। तो अगर हम पूरे डैशबोर्ड को एक नजर में देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। 2019 में वोटर 12,275, टर्नआउट 90% से ज्यादा। वोट शेयर देखें तो बीजेपी को मिला 55.25% और कांग्रेस को 43.28%। जीत का मार्जिन 1,332 वोट। और सामाजिक बनावट 100% एसटी आरक्षित सीट, जिसमें नोक्टे समुदाय की बहुलता है। यही वो नंबर्स हैं जिनके आधार पर हम आगे की रणनीति को समझेंगे। ठीक है, नंबर तो हमने देख लिए, लेकिन हर नंबर के पीछे एक कहानी होती है। सवाल यह है कि हुलियांग, जो कभी एक पार्टी का एक तरह से कहें तो अभेद्य किला था, वो किला ढह कैसे गया? चलिए इस सियासी बदलाव की पड़ताल करते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये अपने आप में पूरी कहानी है। 1995 से लेकर 2014 तक लगभग 2 दशक ये सीट कांग्रेस का गढ़ थी। एक ऐसा गढ़ जिसे कलिको पुल ने बनाया था। जीत का अंतर कभी-कभी 80% तक पहुंच जाता था। लेकिन 2019 में सब बदल गया। पहली बार यहां बीजेपी जीती, और 2024 में तो बीजेपी बिना चुनाव लड़े ही जीत गई, निर्विरोध। ये दिखाता है कि जमीन पर कांग्रेस का जो संगठन था वो कितना बिखर चुका है। और हां, जब हमने वो 90% टर्नआउट देखा, वो जुनून देखा, तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में
बहस का जो आधार है वो हर नागरिक का सम्मान होना चाहिए। राजनीतिक भाषा के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है। हम मुद्दों पर बहस करें, नीतियों पर करें, लेकिन व्यक्तिगत हमलों से बचें। एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव इसी सम्मान पर टिकी होती है। तो अब तक हमने समस्या को समझा, आंकड़ों को देखा। अब बात करते हैं समाधान की। अगर किसी पार्टी को यहां वापसी करनी है तो उसे एक बहुत ही साफ और सोची समझी रणनीति पर काम करना होगा। तो पेश है एक 4 आयामी ब्लूप्रिंट। हम इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब 4 चेहरों वाली रणनीति। ये वोटर्स से सिर्फ एक मुद्दे पर नहीं बल्कि 4 अलग अलग स्तरों पर जुड़ने का तरीका है। पहला, उनकी पहचान और संस्कृति। दूसरा, गवर्नेंस और विकास। तीसरा, सुरक्षा की भावना। और चौथा, भविष्य का विजन। ये एक मुकम्मल तरीका है लोगों से दोबारा रिश्ता बनाने का। पहला चेहरा, पहचान। पार्टी को अपनी जड़ों की तरफ लौटना होगा। ये महसूस कराना होगा कि वो नोक्टे समाज की परंपराओं का, उनकी संस्कृति की आज़ादी का दिल से सम्मान करती है। यहां बात सिर्फ वादों की नहीं है, बात है परिवार की, आदिवासी गौरव की, उन भावनात्मक धागों से जुड़ने की जो लोगों को एक साथ बांधते हैं। दूसरा चेहरा है गवर्नेंस, यानी शासन। और यहां हवा में बातें नहीं चलेंगी। यहां बात होगी टूटी सड़कों की, स्कूलों की खराब हालत की, उन अस्पतालों की जहां डॉक्टर नहीं है। यहां खोखले वादों के सामने एक ठोस एक्शन वाला प्लान रखना होगा, जैसे अगले 100 दिन में ये सड़क बननी शुरू हो जाएगी। लोगों की कहानियों और डेटा के साथ ये बताना होगा कि मौजूदा सरकार क्यों नाकाम रही है। तीसरा चेहरा, सुरक्षा। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हुयुलियांग सिर्फ एक विधानसभा सीट नहीं है, ये देश की एक बहुत ही संवेदनशील सीमा पर है। तो यहां जो सड़क बनती है वो सिर्फ गांव वालों के लिए नहीं, वो सेना के लिए भी है। यहां का विकास सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा है। तो पार्टी को खुद को एक मजबूत और अनुभवी नेतृत्व के तौर पर पेश करना होगा जो इस बात को समझता है। और चौथा और आखिरी चेहरा, भविष्य का। ये चेहरा खास तौर पर नौजवानों के लिए है। आज के युवा को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, उसे चाहिए नौकरियों का, स्किल डेवलपमेंट का एक क्लियर रोड मैप। डिजिटल इंडिया की बात करनी होगी, इको टूरिज्म जैसी नई संभावनाओं की बात करनी होगी। एक ऐसी उम्मीद देनी होगी कि उनका भविष्य यहीं अपनी धरती पर बेहतर हो सकता है। और इसके लिए एक मॉडर्न सोच वाला लीडर चाहिए। देखिए, कोई भी चुनावी रणनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। असली काम तो जीत के बाद शुरू होता है। तो अब सवाल ये है कि इस अभियान को सीधे सीधे गवर्नेंस से कैसे जोड़ा जाए ताकि लोगों की आवाज सुनी जाए और काम हो। तो हुयुलियांग के लोग असल में चाहते क्या हैं? उनकी सबसे बड़ी शिकायतें कौन सी हैं? 3 चीजें बार बार सामने आती हैं। 1, सड़कें और कनेक्टिविटी। 2, रोजगार की कमी। और 3, सरकार की तरफ से अनदेखी। यही हैं वो असल मुद्दे, और इन्हीं के साथ जुड़ी हैं शिक्षा और स्वास्थ्य की चिंताएं। कोई भी अच्छी रणनीति इन्हीं शिकायतों के जवाब से शुरू होती है। और इन शिकायतों पर काम करने के लिए चाहिए एक डिसिप्लिन्ड प्लान। हम इसे कहते हैं D90 विन बैक स्ट्रैटेजी। चुनाव से 90 दिन पहले कैंडिडेट फाइनल करो और सर्वे टीम को जमीन पर उतारो। D60 लोगों की शिकायतों पर आधारित एक छोटा सटीक मैनिफेस्टो जारी करो। D30 रैलियों में पूरी जान लगा दो। और आखिरी 10 दिन घर घर जाकर एक एक वोटर से मिलो। ये एक एक्शन ओरिएंटेड जवाबदेह तरीका है। लेकिन एक अच्छी रणनीति और अच्छे संदेश के साथ एक सही संदेश वाहक भी चाहिए। चेहरा कौन होगा? क्या वो कोई कम्युनिटी चैंपियन हो जिसकी जमीनी पकड़ मजबूत हो, लोग उस पर आंख बंद करके भरोसा करें? या फिर कोई युवा सुधारक हो जो नई सोच, नई ऊर्जा लाए और नौजवानों को जोड़े? दोनों ही विकल्पों के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। सही चेहरे का चुनाव शायद सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी फैसला होता है। और एक बात, जब हम जमीन पर सर्वे करते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, तो वो जानकारी एक अमानत होती है। हर व्यक्ति की प्राइवेसी का, उसकी निजता का सम्मान करना विश्वास की पहली सीढ़ी है। हमारे देश का जो डेटा प्रोटेक्शन कानून है, वो भी इसी भरोसे की बात करता है। ये भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में हैं और यहां हम चुनावी जोड़ घटाव से ऊपर उठ के बात करेंगे। हम बात करेंगे मकसद की, उद्देश्य की, क्योंकि चुनाव जीतना वो मंजिल नहीं है, वो तो बस एक पड़ाव है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, क्या चुनाव महज एक मुकाबला है जिसे जीतना है, या ये जनता के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अनुबंध, ईमानदारी और मकसद के साथ शासन करने का? इसी एक सवाल का जवाब किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का भविष्य तय करता है।
If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose Beyond Politics.